अन्नदाता, अन्नदाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेंदे की खेती ने किसानों के जीवन में भरा रंग। पशुओं में निमोनिया रोग की समस्या और बचाव के उपाय। किसान भाइयों, हम अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर देश के विभिन्न सफल किसान की सफलता की कहानियां आप तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि आप इन सफल किसान के गुर सीखकर आप भी अपनी फसलों से अधिक पैदावार ले सके और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। आज हम आपको ऐसे ही किसानों से मिलवाने जा रहे हैं जो अफीम की खेती के स्थान पर गेंदे की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं, और इस गेंदे की खेती ने भर दिया इन किसानों के जीवन में रंग। तो आइए मिलते हैं इन्हीं किसानों से और जानते हैं क्या है इनकी सफलता का राज। जिस आबो हवा में कभी बारूद की गंध तैरती रहती थी, आज वहाँ गेंदा फूलों की खुशबू फैल रही है। जहाँ कदम कदम पर नक्सलवाद का काला साया था, आज वहाँ खुशहाली के गुल खिल रहे हैं। ये असंभव संभव हो पाया है ग्रामीण महिलाओं के मजबूत जज्बे और JSLPS के सहयोग की बदौलत। आज गोविंदपुर गांव के खेतों में जिस तरफ भी नजर जा रही है, हर तरफ पीले पीले गेंदा फूल ही नजर आ रहे हैं। हरी भरी टहनियों के ऊपर खिलखिलाते गेंदा फूल, ग्रामीणों की जिंदगी खुशहाल बनाते गेंदा फूल। नहीं सोचे थे, लेकिन एक पर एक समय आया दिमाग में घुसा तो सोचे कि चलो कुछ तो करना चाहिए। बैठ के हम लोग क्या करेंगे, दीदी लोग तो दीदी लोग को भी मिल गया फायदा, हम भी किए। कर्रा प्रखंड के गांव कभी अफीम की खेती के लिए हर जगह बदनाम थे, लेकिन आज उस मिट्टी में गेंदा फूल खिल रहे हैं तो उसकी खुशबू गांव गांव और गली गली में संपन्नता और खुशहाली की सौगात बांट रही है। किसानों की कड़ी मेहनत की बदौलत जब गोविंदपुर के खेतों में गेंदा फूल लहलहाने लगे हैं, तो उसकी मार्केट में खूब बिक्री हो रही है और उन फूलों से बनी मालाओं की डिमांड तो खूंटी से लेकर रांची के बाजारों में हाथों हाथ हो रही है। आगे भी करेंगे और फायदा हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। बहुत अच्छा लग भी रहा है। आप सहयोग कर रहे हैं? हाँ, सहयोग देते हैं। पैसा लगा रहे हैं? हाँ, पैसा भी लगा रहे हैं। तो हम लोग को गेंदा फूल का बारे में बताए गए थे और फिर उसके बाद हम लोग आके ग्रुप में बताए दीदी लोग को, तो समूह की दीदी लोग करने के लिए इच्छुक हुई और फिर उसके बाद दीदी लोग गेंदा फूल लगाए। गोविंदपुर के खेतों में खिले ये पीले पीले फूल खूंटी के गरीबों और किसानों के लिए आज खुशहाली के फूल बन गए हैं।
जो सुगंध फैलाने के साथ साथ खुशहाली और तरक्की की सौगात भी दे रहे हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक कर। प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में ठंड पड़ने लगी है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में पशु अगर ठंड की चपेट में आ जाते हैं तो उनका दूध उत्पादन कम हो जाता है। साथ ही पशुओं को निमोनिया रोग होने की संभावना रहती है। तो पशुपालक भाइयों, आप किस प्रकार से बचाएं पशुओं को निमोनिया रोग से, इस बारे में जानकारी दे रहे पशु वैज्ञानिक डॉक्टर RM मिश्रा। किसान भाइयों, आप पशुपालन करते हैं तो पशुओं में स्वास्थ्य प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर देखा जाए तो ऐसे मौसम में जब हमारे पशुओं को निमोनिया जैसे बीमारी से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे किसानों के लिए। निमोनिया जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा जनित संक्रमित रोग है। ये रोग शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में अक्सर होता है। बुखार की हालत में पसीना होने पर, बहुत ठंडा पानी पिलाने से और ठंडी हवा लग जाने से ये रोग हो जाता है। निमोनिया कई प्रकार के होते हैं और कई कारणों से हो सकते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकते हैं, पैरासाइटिक यानी कृमि रोग के चलते भी निमोनिया हो सकता है। और ख़ास करके तरल दवा खिलाने में अगर उनके फेफड़ा में दवा चली जाए या पानी चला जाए तो उसमें भी एस्पिरेशन निमोनिया जिसे हम कहते हैं वो भी होता है और जानलेवा भी हो सकता है। हमारे पशुओं में सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस गहरा नहीं सांस ले पाते हैं वो लोग। हल्की सांस और तीव्र गति से सांस लेते हुए आप पशु को देखेंगे, नाक से पहले पानी गिरेगा और कुछ ही दिनों के अंतराल पर वह पानी एक गाढ़े नेटा के रूप में या सिंगन के रूप में वो परिणत हो जाएगा। वो सफ़ेद रंग का या पीले रंग का स्राव नाक से निकलते हुए आप देखेंगे और आँख से कीचड़ भी आ सकते हैं। और आपके पशु गर्दन को आगे की तरफ करके बहुत कष्ट से सांस लेते हुए आपको दिखाई देगा और देखा जाएगा कि पशु कमजोरी के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं और आपको भारी क्षति होती है। इस रोग में रोगी पशु बहुत सुस्त रहता है, खाना पीना और जुगाली करना बंद कर देता है। उसके रोए खड़े हो जाते हैं, उसे जख्म और खांसी हो जाती है और पशु का शरीर कांपता है और साधारण ज्वर हर समय बना रहता है। उसकी नाक से बलगम निकलता रहता है तथा नाड़ी तेज चलती है। अब निमोनिया रोग से किस प्रकार से आप बचाव यानी करेंगे, इस पे आपको ध्यान देनी है। तो हमें ध्यान यह देना है कि जब मौसम में परिवर्तन हो, जब ठंडी हवाएं चल रही हो और हवा में नमी हो, तो ऐसे में उनके आवास में आप ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा गीलापन ना हो, आवास का जो फर्श है वो सूखा हो, पशुओं का शरीर गर्म बोरे से हो या पुराने कंबल, एक ओढ़ने का एक चादर रूपी वस्त्र बना सकते हैं। और पशुओं के आवास में आप इस बात का भी ध्यान दें कि हवा ठंडी हवा सीधे अंदर प्रवेश ना करती हो। घर में
आवास में गर्म करने का व्यवस्था भी आप कर सकते हैं जाड़े के दिनों में। इन विषयों पे आप ध्यान देंगे और प्रबंधन को दुरुस्त करके अपने पशुओं को निमोनिया रोग से बचाने का प्रयत्न करेंगे। रोग से ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोगी पशु का जूठा आहार या पानी स्वस्थ पशु को पीने नहीं देना चाहिए। अधिक ठंडा मौसम होने पर पशुओं को पशुशाला में बांधना चाहिए। इसके अलावा पशुशाला में ठंडी हवा रोकने के लिए दरवाजों एवं खिड़कियों पर पर्दे लगा दें। इसके अलावा रोग ग्रसित पशु को नौसादर, सौंठ एवं अजवाइन एक तौला को अच्छी तरह से कूटकर 250 ग्राम गुड़ के साथ दिन में 2 बार देने से भी ये रोग नियंत्रित हो जाता है। निमोनिया के लक्षण अगर आपको दिख रहे हो, बुखार हो, पशु खाना कम कर दिया हो, तो आप चिकित्सक को तो अवश्य दिखाएं, नहीं तो आप अपने से भी एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं इस पे बेहतर कार्य करती हैं। बड़े जानवरों में 40 से 50 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन 5 से 7 दिन तक स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन विभिन्न प्रबंधन की व्यवस्थाएं और चिकित्सा की जो उपाय हैं, अगर इन सारे पर आप ध्यान दें तो आप अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे कुछ किसान भाई धान की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से करवाते हैं, जिसके कारण फसलों के अवशेष काफी मात्रा में खेतों में रह जाते हैं, जिसको किसान जला देते हैं, जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं है। इससे पर्यावरण के साथ साथ मिट्टी को भी नुकसान होता है, जबकि कम खर्चे में कई ऐसे उपाय हैं जिसे अपनाकर फसल अवशेषों का सही प्रबंधन कर सकते हैं। तो अब किस प्रकार से करें फसल अवशेषों का सही प्रबंधन, आइए जानते हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर HS जाट से। देखो किसान भाइयों, इस समय जो हमारा जो सीजन है वो आपकी धान की कटाई का समय है। विगत एक दशक से खेती में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, साथ ही खेतीहर मजदूरों की कमी की वजह से भी यह एक आवश्यकता बन गई है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में फसल अवशेष खेत में पड़ा रह जाता है, जिसका समुचित प्रबंधन एक चुनौती है। फसल अवशेष जलाने से मृदा में होने वाली हानियां भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आती है और जमीन की ऊपरी सतह पर रहने वाले सूक्ष्म जीव, मित्र कीट और केचुआ आदि भी नष्ट हो जाते हैं तथा मानव को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। इसके अतिरिक्त अस्थमा और दमा जैसी सांस से संबंधित बीमारियों के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसमें 2-3 चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले तो यह है कि जब भी हम धान की कटाई करें, हम कंबाइन हार्वेस्टिंग से ज़्यादातर कटाई होती है, तो उन्हीं कंबाइन हार्वेस्टिंग उन्हीं मशीनों से करवाएं जिनके पीछे सुपर SMS लगा हो। सुपर SMS का मतलब होता है कि सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि जो पीछे पराली आती है उसको काट के और फैला देता है पीछे आराम से। तो इसलिए किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि एक तो सुपर SMS वाली कंबाइन से कटाई कराएं, और यदि इस दिन आपका बत्तर खेत में इतना बत्तर है तो आप उसके बाद में सीधा सुपर SMS से कटाई करके आप गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो 2 मशीनें जो कि हमारी पराली में आसानी से चल जाती है, वो एक हैप्पी सीडर है और एक सुपर सीडर है। हैप्पी सीडर भी आसानी से चलता है और सुपर सीडर भी आसानी से चलता है, लेकिन दोनों में जो मुख्य अंतर वो है कि हैप्पी सीडर में जो आपका जो तेल का खर्चा आता है वो करीबन कम आता है इन कंपैरिजन टू दी आपका जो सुपर सीडर होता है।
इसके अलावा जो दूसरा पराली का प्रबंधन है वो बेलिंग का है। जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं, चाहे वो सब्जी आपकी आलू की सब्जी लगाए या मटर लगाए या दूसरी अन्य सब्जियां जो लगाना चाहते हैं, वो आप जो हमारी धान की पराली निकलता है उसकी वो बेलिंग कर सकते हैं। तो बेल बनाने वाली भी मशीन आजकल उपलब्ध है, यदि आप आसपास के कुछ कस्टमाइजिंग सेंटर्स ने भी लिया हुआ है, और बाकी वैसे भी यदि आसपास देखें तो कर सकते हैं। तो जो सब्जी लगाते हैं वो किसान बेलिंग करें और पराली को बिल्कुल भी नहीं जलाएं, क्योंकि यदि हम पराली को जलाते हैं तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं। यदि हम देखें कि पराली में 1 टन पराली में हम देखें अमूमन 6 से 7 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है, 1 से 2 किलोग्राम फॉस्फोरस होती है और 15-16 ग्राम पोटेशियम होती है। तो यदि हम जलाएंगे तो सारे के सारे पोषक तत्व आधे से लेके और करीबन 75-80% तक जल जाते हैं। जो हमारी जो ज़मीनें हैं उनमें ऑर्गेनिक कार्बन की कमी बहुत है। ऑर्गेनिक कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए हमें कार्बन ही डालना पड़ता है। हमारी पराली में कम से कम 45 से 50% कार्बन होता है। यदि इस पराली को किसान अज्ञानवश जला देता है तो जो पूरा का पूरा कार्बन ही नष्ट हो जाता है। इसलिए किसान भाई पराली को भूल के भी न जलाएं। यदि कोई किसान भाई खेत में रख सकता है, जो गेहूं लगाएंगे वो खेत में रखें, जो सब्जियां लगाते हैं वो खेत से बाहर बेलिंग करके और बाहर दूसरी जगह आप इसको भेज सकते हैं और दूसरी तरह जानवरों को भी खिला सकते हैं। इसके अलावा फसल की कटाई के उपरांत रोटावेटर से जुताई करके एक पानी लगा देने से फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर बाद में अगली फसल की बिजाई या रोपाई आसानी से की जा सकती है। धान व गेहूं के अवशेषों की जुताई करके पानी लगा देने से प्रबंधन संभव है। साथ ही 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देने से अवशेषों के विगलन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। फसल अवशेषों का प्रयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही बेस्ट डीकंपोजर का फसल अवशेषों में प्रयोग करने से यह खाद के रूप में तेजी से परिवर्तित होते हैं। किसान भाइयों, जो हमारा जो नीति है कि जैसे खेत का पानी खेत में, वैसे खेत की पराली हमें खेत में रखनी चाहिए। पराली रखने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इसमें मैंने बताया कि आपको जितने भी मुख्य पोषक तत्व और दूसरे जो पोषक तत्व हैं इसमें उपलब्ध होते हैं। पराली यदि हम खेत में रहेंगे तो हमारी जो जमीन है उसका जो तापमान है और जो उसमें नमी है वो बरकरार रहती है और लंबे समय तक मेंटेन रखती है। हमारी जो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, टर्मिनल हीट की प्रॉब्लम आती है, तो यदि पराली आपकी खेत में रहेगी तो जो मार्च और अप्रैल के महीने में जब टेम्परेचर आपका शूट आउट करता है, वो टेम्परेचर शूट आउट इतना जल्दी नहीं करते और ये कम से कम 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देती है। तो जो टर्मिनल हीट से जो हमारी गेहूं की उत्पादन को लॉस होता है, नुकसान होता है, उसको हम 10 से 15% तक आसानी से कम कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चोसला, जिला जयपुर के कृषक गौरव सिंह ने। यह गाजर की फसल से अधिक उपज लेने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गौरव सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। में आए हुए हैं जहाँ पे इस सीज़न में गाजर की बहुत ही अच्छी मात्रा में बुआई होती है और बहुत ही अच्छी वैरायटी और उत्पादन होता है, जो कि अपने रबी सीज़न में एक वाणिज्य के रूप में अच्छी फसल है, जिससे किसान को कम जगह में ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है। गाजर बहुत ही पौष्टिक होता है और इसे सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसे में इसकी मांग हमेशा रहती है, इसलिए किसान इसकी खेती से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसकी खेती जुलाई से लेकर नवंबर माह तक की जाती है। इस समय कहीं इसकी खुदाई हो रही है तो कहीं फसल खेत में कई अवस्थाओं पर खड़ी है। तो इस टाइम नवंबर चल रहा है, इस टाइम अपन गाजर की जो उपाड़ते हैं किसान भाई, तो वो टाइम गाजर तैयार हो गई है। अधिकांश क्षेत्रों में गाजर उपाड़ दी गई है, लेकिन जो ये प्लांट है इसमें अपन खड़े हैं तो इसमें 10 से 15 दिन बाद इसको किसान भाई उपड़ाएंगे। तो इसमें अपने जैसे गाजर का अपन देखेंगे इसमें, तो इसमें अभी गाजर तैयार नहीं हुई है। तो इसके लिए जिन किसान भाइयों ने अभी गाजर नहीं उपड़ाई है और लगता है कि 10 से 15 दिन लगेंगे अपने को, तो उसके लिए किसान भाई इसमें
अगर आप इसकी मात्रा या साइज बढ़ाना चाहें तो आप इसमें पोटास 10 से 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से अपन इसमें डाल दें, जिससे क्या है कि अपनी उत्पादन क्षमता और अपनी गाजर की साइज और कलर 3 फायदे हो जाएंगे। एक तो उत्पादन बढ़ेगा, दूसरी साइज और कलर में भी फर्क पड़ेगा। पोटास का प्रयोग अगर आप सीधे ना करके स्प्रे करें तो फसल उसका सही तरह से उपयोग करेगी। स्प्रे के लिए 10 ग्राम पोटास का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर स्प्रे करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि अपना कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसमें कॉम्बिकैल की मात्रा का स्प्रे करवा सकते हैं, या फिर आप एनपीके की मात्रा भी इसमें 19-19 20-20 नाम से काफ़ी बाज़ार में उपलब्ध हैं, उसका छिड़काव करवा दें तो उससे कलर भी आएगा और अपने इसमें उत्पादन की मात्रा और साइज सब बढ़ेगा। गाजर में सिंचाई हल्की करनी चाहिए। पहली सिंचाई बीज बोने के तुरंत बाद करें, उसके बाद 4 से 5 दिन बाद दूसरी हल्की सिंचाई करें। बाद में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। उसके बाद इसकी अपने किसान भाई ध्यान रखें कि इसको उपाड़ने के लिए आजकल मशीनें वगैरह काफ़ी चल रही हैं तो उससे थोड़ा नुकसान भी होता है। तो अपना अगर आपके पास श्रमिक विधि या आपके पास मतलब परिवार के लोगों की संख्या अच्छी है तो आप अपने हिसाब से उपाड़ दें, जिससे क्या है कि अपनी गाजर की ज़्यादा मात्रा में ख़राब नहीं होती हैं। उसके बाद आपने गाजर उपाड़ के अच्छे से इसको ढक के धो के, जैसे आप आजकल मार्केट में काफ़ी मशीनें चल रही हैं जिससे अपनी गाजर की जैसे अपने उपड़ा ली उसको अच्छे से धुलवा लें। धुलवाने के बाद अपन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने को ग्रेडिंग ज़रूर करनी है। मार्केट में ग्रेडिंग का भाव बहुत ही अच्छा मिलता है, जिससे अपने किसान को बहुत फ़ायदा होता है। ग्रेडिंग का मतलब जैसे अपने गाजर उपाड़ी या कोई भी फसल हो, जैसे गाजर की बात करें तो अपने गाजर उपाड़ ली तो उसमें क्या है कि हल्की जो गाजर हैं उनको एक साइड में करें और जो अच्छी गाजर हैं उनको एक साइड में करें। इसी प्रकार से दोनों को अच्छे से अलग अलग बोरी या पैकेट जिसमें भी आप लेके जा रहे हो उसको भरकर ले जाएं। उससे क्या होगा कि जैसे अपनी जो ग्रेडिंग की है उसमें आपको अच्छा भाव मिलेगा और अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। तो ग्रेडिंग करके ही मार्केट में ले जाएं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दहवा जिला भरतपुर के कृषक धानी राम ने। आप अलसी की उन्नत किस्मों और बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो धानी राम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो किसान भाई तीसी लगाना चाहते हैं और उनके खेत की तैयारी जो है इसके लिए आपको 2 तरह से है, एक पैरा क्रॉपिंग है, दूसरा आप जो है ट्रेडिशनल सिस्टम है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि तीसी लगाने का भी समय, इसीलिए तीसी के लिए अच्छी वेराइटियां हैं जैसे दिव्या, सुरभि, आपका गरिमा, आपका पार्वती, मीरा, रश्मि, साबा और तीसी, ये प्रभेद अच्छी वेराइटियां हैं। इनको भी आप लगा सकते हैं और ये लगाने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर रहता है। अलसी की फसल के लिए काली भारी एवं दोमट मटियार मिट्टी उपयुक्त होती है। अधिक उपजाऊ मृदाएं अच्छी समझी जाती हैं। भूमि में उचित जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। अलसी की फसल को ठंडी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अलसी के उचित अंकुरण हेतु 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा बीज बनाते समय तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो पैरा क्रॉपिंग में आप जो है बिना खेत की जुताई किए धान के खेत में ही ये कटने के 15 दिन पहले ही उसको में छिड़काव करते हैं। अगर आप जो है खेत खाली करके उसमें जुताई करेंगे, गहरी जुताई करके, फिर उसको मिट्टी पर ये आप रोटावेटर चला करके बढ़िया ढंग से मिट्टी को भुरभुरा कर लें और फिर उसमें खाद की मात्रा जो 80-30-20-20 है, सिंचित अवस्था या असिंचित अवस्था 30-20-20-20 है, इसको डालेंगे तो आपका खेत में पहले से तैयारी हो जाएगा। और उसमें अच्छी जो वैरायटियां हैं दिव्या या सुरभि, गरिमा, पार्वती, मीरा और रश्मि, साबा और तीसी, तो ये जो प्रियम, ये प्रभेद जो है आप बढ़िया ढंग से लेकर के लगभग 20 बीज की मात्रा 20 से लेकर के 25 किलोग्राम लगेगा। बुआई से पूर्व
बीज को कार्बेंडाजिम की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए अथवा ट्राइकोडर्मा हार्जियनम की 5 ग्राम एवं कार्बाक्सिन को उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। और इसको लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध जो है 5 से 10 सेंटीमीटर पर लगाएंगे और यह जो है आपको अच्छा से अच्छा लाभ देगा। लगभग 12 से लेकर के 17 कुंतल आराम से आपको ये उत्पादन मिलेगा। खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई के 20 से 25 दिन पश्चात पहली निराई गुड़ाई एवं 40 से 45 दिन पश्चात दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अलसी की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन हेतु इलाक्लोर 1 किलोग्राम संक्रिय तत्व को बुआई के पश्चात एवं अंकुरण के पूर्व 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करें। तो तिलहन में सरसों और तीसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में लगाएं और अगर तीसी लगाने के लिए आपके पास ज़मीन खाली नहीं है तो धान कटने के 15 दिन पहले ही तीसी खेत में ही बुन दीजिए और धान कट जाएगा। उसके बाद पैराक्रॉपिंग के रूप में आप बढ़िया ढंग से तीसी ले सकते हैं। तब तक आपका वो मॉइस्चर से वो आपका पौधा उठ चुका रहेगा और कटिंग अगर धान कटते समय थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका ब्रांचिंग अच्छा होगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।